मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो खुश फहमी हम सबको हैं वो सब खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है। जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में, और कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। वो प्रिमिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है, इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी। और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक से प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा। एक विषय पर रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं। वो सब कुछ करके देता है। और आज से 2 साल बाद ये प्रिमिटिव होने वाला है, आदिम होने वाला है। उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए, जिनको जेन जी और पता नहीं क्या क्या आजकल हम बोलते हैं, जनरेशन जी है, जनरेशन वाई है, हर 5-7 साल में चेंज हो रही जनरेशन आजकल। ये किस दौर के बच्चे हैं? ये पैदा होते हैं जैसी माँ थोड़ी परेशान है, बाप परेशान है, खट से उसको मोबाइल फोन दे दिया, ये टेलीविजन पे लगा दिया कोई अच्छा सा टीवी चैनल, जिसपे वो सब आ रहा है, राइम्स आ रही है, अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आ रही है, कार्टून फिल्म आ रही है। और बच्चे को पता लग गया कि एक मेरा बाप है, एक मेरी माँ है, और एक इन दोनों से ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और है, ये बड़ा सा, इसमें हमेशा बढ़िया चीजें आती हैं, ये तो कभी कभी गुस्सा करते हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा है। तो टीवी पे ज्यादा उसको मजा आने लगता है। अब रात को सो रहे हैं, वहां तो टीवी भी नहीं है, तो फिर फोन दे दिया, फिर बच्चा फोन में। कई बच्चे आजकल ऐसे हैं जो किताब जब पहली बार देखते हैं, किताब पे ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि वो जिस दौर के बच्चे हैं उनको अखबार पे, किताब पे, इतना ही नहीं, दीवार पे ऐसे करने लग जाते हैं, टेबल पे ऐसे करते हैं कि बड़ी क्यों नहीं हो रही टेबल, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसी दौर के बच्चे हैं। ये तो मजे की बात है कि अच्छा फोन है, माँ की चिंता कम, बाप की चिंता कम हो गई, फोन दिया, हम मस्त हो गए। लेकिन साथ में और क्या क्या आता है? इन बच्चों का खेलने का मन नहीं करता, क्योंकि इनके पास खेल से ज्यादा रोचक चीजें हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हमने पहली बार 5वीं 6ठी क्लास में जाके ऊट पटांग चीजें पढ़नी देखनी शुरू की थी स्कूल में। पहले क्या है, पेरेंट्स हैं घर में, पेरेंट्स के होते हुए हिम्मत नहीं हो सकती ना, दिमाग में कुछ आता था। स्कूल गए, हर स्कूल में क्या होता है, एक आध बच्चा होता है जो नेता होता है क्लास का, जो कहीं कहीं से ज्ञान लेके आता है और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भैया तुम तो बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसे चल रही है, ये है असली चीजें। तो मुझे याद आता है कि शायद 6ठी 7वीं क्लास में पहली बार हमारी क्लास का एक छठा हुआ बच्चा था, कुछ किताब विताब लाया था, कुछ फोटो वोटो थी उसमें ऊट पटांग सी, हम सब ने देखी, हम समझ भी नहीं पाए कि ये सब क्या है। पर ये हमें पता लगा कि इसको देखने से आदमी बड़ा माना जाता है, स्मार्ट माना जाता है। लेकिन तब भी क्या था कि एक रिसेस में, एक कोने में जाके 2-3 लोग बैठ के देख रहे हैं, और जैसे टीचर दूसरी क्लास भागे वापस। और इतना ही एक्सपोजर हमारा हुआ करता था। 12वीं क्लास हो गई, कॉलेज में आ गए, उसके बाद भी वैसा एक्सपोजर नहीं था कि आप बिगड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत कंट्रोल्ड किस्म की थी, रेगुलेटेड किस्म की थी। अब इंटरनेट की दुनिया है। आप जितने भी स्मार्ट माता पिता हों, आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट और मोबाइल और डिवाइसेस में उनका मुकाबला कर पाएंगे, तो आप बच्चे हैं, नहीं कर सकते। वो हमारे बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। आप टाइप करते हैं मैसेज, एक एक उंगली ऐसे करते हैं, ऐसे करके आपको जैन टाइप करना है, जे, फिर देखा ए कहाँ, ए कहाँ, AIN, और वो फोन पे ऐसे टाइप करते हैं सामने देखते हुए, और गलत नहीं होता है, एक एक की सही दबाते हैं। आप उनसे मुकाबला करने का सोचते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पता भी नहीं होंगे, वो उन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, उसी समय उसको पता लग जाता है कि क्या चीजें दुनिया में है, जो पहले पता लगती थी 15 के आसपास की उम्र में, 13 के आसपास की उम्र में। फोन आपने उसको दे ही रखा है ताकि हमें परेशान कम करे। फिर वो फोन में पहली बार सर्च करता है कुछ, अभी उसको ये नहीं पता कि सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो बाप पकड़ लेता है, पिटता है बच्चा। फिर उसका स्कूल का फ्रेंड बताता है कि नहीं, इनकॉग्निटो जाना है। अगली बार से बच्चा स्मार्ट हो गया है। 6 साल का बच्चा स्मार्ट है, इनकॉग्निटो में वो सब देख रहा है जो आप नहीं चाह रहे थे, और जो आप देख रहे थे लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि वो देखे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका एक्सपोजर का लेवल सोच के देखिए। ये हंसी मजाक में मैं कह रहा हूं, लेकिन बात की गंभीरता को देखना है। 6 7 8 साल के बच्चों का वो एक्सपोजर लेवल है जो पहले 14 15 16 की उम्र में होता था। मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है। मैं जितनी बातें कोट कर रहा हूं, मैं हवा में कोट नहीं कर रहा हूं, मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के बेस पे कोट कर रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, आज से 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, लगभग पूरी दुनिया में प्यूबर्टी की एज 1 साल कम हो गई है। जिसको टीनेज बोलते हैं कि 13 साल की उम्र में टीनेज आती है, बच्चियों को मासिक धर्म शुरू होता है। दुनिया भर में उसकी एज 1 साल कम हो गई है। और ये ऐसे नहीं हो गई है, ये एक्सपोजर से होती है।
लड़के भी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। जो हरकतें 15, 16, 18 में ठीक लगती हैं, किसी बच्चे के मन में भाव आने चाहिए, 8, 9, 10 में वैसी बातें हो रही हैं। ये तो फिर भी छोटी बात है। इसके बाद जो होता है तो बच्चे ही, एक्सपोजर बहुत बड़ा मिल गया है। जब वो नेट पे जाते हैं तो नेट पे जो पिशाच बैठे हुए दुनिया भर में, जो साइबर ठग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इसी ताक में है कि बच्चे मिल जाएं। उनको पता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है। वो हैकर्स हैं, वो हैक कर लेंगे कि उस बच्चे ने क्या क्या सर्च किया है, उसकी पूरी कुंडली खोल लेंगे कि बच्चे का इस समय मन कहाँ अटका हुआ है। अगर 9, 10, 11, 12 साल का कोई लड़का है जो कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा था या इमेजेस देख रहा था, उसमें भी देख रहे हैं कि कैसी रेस, व्हाइट रेस उसको पसंद है, कि इंडियन तरह के लोग पसंद हैं, फिर उनकी तरफ से उसी रेस का वैसा ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, फीमेल, और यदि कोई बच्ची है तो मेल, उससे इंटरेक्शन शुरू करेगा, उससे बातचीत होने लगेगी। धीरे धीरे उसको वो उलझाएगा अपनी बातों में। वो बच्चा तो माँ बाप से छुप के कर रहा है सब, माँ बाप को पता ही नहीं है। और फिर वो उस बच्चे को प्रलोभन बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। आपको ये सब नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं इस समय दुनिया में। 11, 12 साल का एक लड़का अपने कमरे में लैपटॉप पे वीडियो चैट कर रहा है, शायद एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से जिसकी उम्र 21, 22, 25 साल है, और वो उससे मीठी मीठी बातें कर रही है। और फिर वो उससे कह रही है कि देखो, तुम इतने सुंदर हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम भी मुझे देखो। फिर वो अपने थोड़े से कपड़े उतारती है, उसको कहती है कि तुम भी ऐसा, वो तो प्रोफेशनल है, तुम भी ऐसा करो। और वो बच्चा, जिसको कुछ नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, वो कुछ कर बैठता है, और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसी ऐसी चीज होती है, उसके बाद खट से मैसेज आता है कि अगर 2 घंटे में इस अकाउंट में $500 जमा नहीं किए तो ये वीडियो क्लिप तुम्हारे पापा, मम्मी, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट मेरे पास है, इंस्टा अकाउंट में जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबके पास चला जाएगा, सबके ईमेल आईडी मेरे पास है। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। और ये इस समय टीनेजर्स की दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है। बड़ी बात नहीं है कि हम में से किसी का बच्चा झेल चुका हो, बड़ी बात तब होगी जब उसने आपको बताया हो। और अगर आपको नहीं बताया है और आप इस खुशफहमी में कि ऐसा हमारे बच्चे को हो ही नहीं सकता, तो फिर कह रहा हूं कि हम इस बात से अनजान हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अपने बच्चों से बात करना शुरू कर दीजिए। पहली बात तो ऐसा ना हो, और हो जाए तो आपसे बात कर ले। कई बच्चे झेल नहीं पाते, पैसा होता नहीं है, पैसा होता तो देते हैं। और $500 का मामला नहीं है, वो पहली बार का मामला है, उसके बाद फिर उतना मामला है, अगली बार फिर उतना मामला है। और ये ध्यान रखना है कि किसी बच्चे के साथ ये करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है। हम एआई के जमाने में हैं, डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोटोग्राफी बेस्ड ऐप है, सिर्फ इतना उसको कहना है कि ये फोटो है, सिंपल फोटो, स्कूल की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसको देनी है। और कहना है कि इस फोटो को एक ऐसी फोटो में तब्दील कर दो कि ब्लैकमेल किया जा सके। किसी के साथ भी हो सकता है। बस कल को कभी हम में से किसी का बच्चा हमसे ये कहे कि देखो पापा, देखो मम्मी, ये फोटो मेरी लग रही है पर मेरी है नहीं, तो उसको मारना पीटना नहीं है, भरोसा कर लेना है कि ऐसा हो सकता है। तकनीक इस लेवल पे है। और एक और टेक्नोलॉजी जो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बन चुकी है। वो क्या करती है, एक फोटो देनी है और प्रॉम्प्ट देना है कि इस फोटो के बेस पे वीडियो बनाओ, और वीडियो में ये होना चाहिए। आप जो चाहेंगे वीडियो बन जाएगा, आपका ही बन जाएगा। आप वो नहीं है। और आप क्या, इस दुनिया के बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं बता पाएंगे कि ये वीडियो नकली है। इसको डीप फेक कहते हैं आजकल, डीप फेक। हमारे आपके बच्चे इस खतरे से गुजर रहे हैं, और ये आज नहीं तो कल हम सबके बच्चों को झेलना है। उन सबको समझाने की जरूरत है कि जब किसी से प्रेम भी करते हो, मान लीजिए आजकल बच्चों के प्रेम में क्या होता है, सबसे पहले पासवर्ड शेयर करते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती है, हाँ तो पासवर्ड दे, तुम मुझसे प्यार करता है तो पासवर्ड दे। दोनों पासवर्ड देते हैं, फिर एक और आईडी बना लेते हैं अलग से, उसका पासवर्ड दे देते हैं। फिर उसके बाद भरोसा और कायम करना है। फिर रात को 2 बजे जब पेरेंट्स सो चुके हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं। भरोसा करती है, हाँ, तो फिर कपड़े उतार, वीडियो कॉल पे। ये खेल शुरू हो जाता है। अपने बच्चों को समझाना है, दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी भरोसेमंद हो, ऐसी गलती ना करे।
लड़का हो तो वो भी ना करे, लड़की हो तो वो भी ना करे। और ये हमारी पीढ़ी निकल गई है, हमें नहीं पता कि ये भी खतरे होते हैं। हमारी पीढ़ी में ये सब खतरे थे ही नहीं, हमने कम से कम ये सब नहीं झेला। हमारी पीढ़ी में ये था कि गलती से आप कहीं हैं, नहा रहे हैं, किसी ने देख भी लिया, फोटो नहीं खींच सकता था। फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर बुलाना पड़ता था बाहर से, या तो हर आदमी फोन लेके घूम रहा है। और फोटो अगर खींच गई, अगर आपको भी ऐसी मासूमियत आपके अंदर है कि मैंने फोटो खींच ली, मेरा फोन तो एयरप्लेन मोड पे है, मेरे फोन में ही है, बाहर तो गया ही नहीं, इसको बोलते हैं मासूमियत। अगर आपने फोन में फोटो खींच ली है और डिलीट कर दिया उसको, अगर आपको लगता है डिलीट हो गई, तो ये मासूमियत है। कोई सिंपल सा टेक्निकल एक्सपर्ट जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 2 मिनट में फोटो बाहर निकाल लेगा, कितनी भी डिलीट करते रहिए अपने फोन से। और एक बार इंटरनेट पर चली गई तो दुनिया की कोई ताकत उसको परपेचुअल मेमोरी से डिलीट नहीं कर सकती। और दुनिया के इतिहास में जब तक दुनिया रहेगी, वो फोटो रहेगी, वो वीडियो रहेगा, कोई नहीं छिप पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। और जब बच्चे इस दौर से निकलते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और उस समय उनको जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनसे ठीक से बात करे, उनको समझे। अभी 2 महीने पहले एक वेब सीरीज आई है दहाड़ नाम की, अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए, वो कई मामलों में अच्छी वेब सीरीज है। मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, तो संयोग से मुझे अच्छी लगी तो बता दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें एक पुलिस का एसएचओ है, एसएचओ है या डीएसपी है शायद, एक अधिकारी है पुलिस का। उसी के जुरिसडिक्शन में एक स्कूल में उसका बेटा पढ़ता है, और स्कूल से कंप्लेंट आई, कुछ बच्चे एक मोबाइल फोन एक कमरे के अंदर देखते हुए पकड़े गए हैं। वो मोबाइल फोन वही है जिसको उसका बाप ढूंढ रहा है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नंबर ट्रेस कर रहे थे, वही नंबर है। तो बाप और पुलिस की पूरी टीम भागी है, और प्रिंसिपल ने कहा कि वो बच्चे इस कमरे के अंदर है। अंदर गया तो उसका अपना बच्चा ही है, वो बच्चा क्रिमिनल नहीं है, वो तो गलती से फोन उसके पास आ गया, वो वाला जो फोन क्रिमिनल का था उसके पास आ गया। और तब वो पुलिस वाला देखता है कि उसका बच्चा और उसके 3-4 दोस्त वो सब वीडियोस देख रहे हैं जो 9-10 साल के बच्चे को नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, घर जाके वो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चे के साथ बैठता है, और कम से कम 2-3 मिनट का सीन है। किसी फिल्म या वेब सीरीज में 2-3 मिनट का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जब हम फिल्म लिखते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि कोई भी सीन 1 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना लोग बोर हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट होता है। 2-2.5 मिनट तक एक थीम पर बात चल रही है, इसका मतलब डायरेक्टर चाह रहा है कि ये बात ठीक से पहुंचे। और बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि बेटा ये चीजें इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए, सही उम्र में होनी चाहिए। और तुम जो वीडियो देख रहे थे उसमें लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है, ध्यान रखना। जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी, कि जब बच्चे उस रास्ते पर जाए तो उनको थोड़ा समझाए कि क्या करने की जरूरत है। इस दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रग्स इतने आसानी से उपलब्ध हैं जो किसी और दौर में उपलब्ध नहीं थे। कंपटीशन जितना कभी नहीं था उतना आज है, इसलिए कोटा में ऐसी घटनाएं रोज सुनने को आ रही है हमारे सामने। ग्लोबलाइजेशन ऐसा है कि कम से कम आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि आपकी कम्युनिटी एक रिच कम्युनिटी है, जनरली आपके बच्चे देश से बाहर यात्रा करेंगे ही करेंगे, ग्लोबल बिजनेस बनाएंगे, कोई ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो कई देशों में चलता हो, तो उनको आना जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ऐसी पीढ़ी जो ग्लोबल विलेज से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, एआई की दुनिया में है, उसके ऊपर जितने खतरे हैं उतने कभी नहीं थे। इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि थोड़ा सा मुस्तैद हो जाने की जरूरत हम सबको है। बच्चों पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, तू है ही ऐसा, तू है ही वैसा। सही तरीका ये है कि हम समझे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मेरा तरीका ये है कि किसी विषय पर बात करने से पहले एकदम बेसिक बात से हम शुरू करें। जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि पेरेंट के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं कोई खास पेरेंट नहीं हूं, तो आप मुझे कोई 30 मार खाना समझें, मैं बहुत सामान्य किस्म का पेरेंट हूं। तो उतना ही बताऊंगा जो मैंने अनुभव से सीखा है, फेलियर से सीखा है। जिस मामले में मैं अपने बच्चे को नहीं समझा पाया, अब समझ में आया कि हाँ ऐसे होता तो और अच्छा होता, तो मैं उस अनुभव की बात कर सकता हूं। सबसे पहला सवाल अपने आप से यह पूछना है कि हम अपने बच्चों से चाहते क्या है, पर्पस क्या है हमारा। अगर पर्पस स्पष्ट है तो तरीके सारे मिल जाएंगे, अगर पर्पस स्पष्ट नहीं तो तरीके नहीं मिलेंगे। मैं अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहता हूं, अगर ये क्लैरिटी है तो सारे रास्ते क्लियर है। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अपने बच्चे की जिंदगी में क्या चाहता हूं। तो मैंने 4-5 एरोज निकाले कि क्या मैं ये चाहता हूं, ये चाहता हूं या ये चाहता हूं। एक चीज मैंने सोची कि मैं अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहता हूं, सक्सेसफुल। टाइम हो गया? ठीक है ठीक है, आप जितना कहेंगे 10 मिनट। ये छुप के बोले 10 मिनट, तो मैंने खुल के बोल दिया। तो मेरे सामने 3-4 चीजें हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो।
सब चाहते हैं, आप भी चाहते ही होंगे। सक्सेस का मतलब है खूब पैसा हो, पावर हो, प्रसिद्धि हो, सामाजिक रसूख हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, पेरेंट्स से, परिवार से, दोस्तों से, समाज से अच्छा संबंध हो, कमिटमेंट्स पूरी करता हो। फिर मुझे लगा ठीक है कमिटमेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इतना मजबूत हो, स्मार्ट हो कि किसी भी चैलेंज को झेल सकता हो, घबराए नहीं। फिर जय लगा नहीं, श्री मैं ये राम। चाहता हूं कि मेरा बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहे, स्वस्थ रहे। फिर मुझे लगा कि सब कुछ हो तो कितना अच्छा है, लेकिन तभी समझ में आया कि सब कुछ तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि बच्चों में हो जाएगा। तब मैंने अंत में एक चीज लिखी कि एज ए पेरेंट मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे जीवन में। इससे बड़ी क्या इच्छा हो सकती है? आप कहेंगे कि हाँ, सक्सेसफुल हो और खुश रहे, ठीक तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल होकर दुखी रहे, और जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वैसी ना मिलने के बाद भी खुश रहे। और अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो कि सक्सेसफुल और दुखी, या कम सक्सेसफुल लेकिन खुश, तो एज ए पेरेंट मेरा पहला भाव क्या होना चाहिए? कि वो खुश रहे। क्योंकि मैंने तो ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनसे बड़ा सफल कौन होगा? मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स को देखा है बिजनेस की दुनिया के, जो खुश नहीं है। इनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन, लेकिन टाइकून्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसा हो? तो मैंने एक पिरामिड बनाया जो शायद आपके काम का भी हो। मैं एकदम जय क्लियर हूं, श्री मैं अपने बच्चे से राम। हमेशा ये बात करता हूं कि भैया मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि तुम खुश रहो, बाकी सब सेकेंडरी है। उसके साथ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, बाकी सब बातें बात की। खुशी कैसे आएगी? खुशी इस बात से आएगी कि मैं उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपूं नहीं, समझाऊं, परसुएट करूं। अगर मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में, तो मैं समझाऊं कि बेटा ये रास्ता गलत है, रीजन बताऊं, डिस्क्राइब करूं, उसे सही रास्ते पर लाऊं। समझ जाएगा, क्यों नहीं समझेगा बच्चा? पर मैं अपनी जिद में उसके ऊपर उसका करियर इंपोज करूं, नहीं तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी, तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत सफल हैं और अपने माता पिता से, स्पेशली अपने पिता से नफरत करते हैं। नफरत बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो नफरत ही करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती ये विषय दिलवाया, इंजीनियरिंग करवा दी, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती आईएएस का एग्जाम दिलवाया, मेरी इच्छा एकदम नहीं थी, मेरी इच्छा सिंगर बनने की थी। क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मैं बन भी गया सिविल सर्वेंट। मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं ठीक से, पर मुझे मजा नहीं आता है। मैं रोज दुखी होता हूं। और आज भी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझे रोज धमकी देते थे कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, ये कर दो वरना मैं वो कर दूंगा। और हमारा पूरा परिवार उनके खौफ में जिंदगी जीता रहा। हम सब सफल हैं उनके दबाव की वजह से। पर 3 दिन पहले मेरे पापा ने, फिर ये बात 10 साल पहले कर रहा हूं मैं, 3 दिन पहले मेरे पापा ने मुझे फोन किया मेरी शादी के लिए, और मुझे मारपीट के सिविल सर्वेंट बना दिया है, जो मेरा मन नहीं था। आप कह रहे हैं बेटा लड़की फाइनल कर दी है, इससे शादी करनी है, और मैं किसी को जवान दे चुका था। मैंने कहा पापा मेरी किसी से बात हो गई, बोले बेटा आत्महत्या कर लूंगा। और उसने कहा कि आज मेरे मन में पहली बार आया कि बोलूं कि कर लो। मैं रोज करूं इससे अच्छा आप एक बार कर लो। मैं 15 साल से कर रहा हूं, एक बार आप भी कर ही लो पापा। अगर इतना इंपोज करके आपने सफल बना भी दिया, तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है ऑटोनॉमी, उसकी इच्छा का सम्मान। हाँ, जहां वो गलत है समझाइए, परसुएट कीजिए, कन्विंस कीजिए, दबाव नहीं। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो, और ठीक ठाक से रिश्ते हों, दो चार, एक दो बढ़िया दोस्त हों, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। और इसलिए मेरा तो उसूल ये है कि दबाव डालकर अपने बच्चे से कुछ भी ना करवाना है, ना सोचना है। उसके बाद सारी बातें आती हैं। नंबर 2 पर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक कायदे का इंसान बने, उसमें इंपैथी हो, माँ बाप के संघर्षों को समझता हो, समाज को समझता हो, परिवार का महत्व समझे। इतना ही नहीं, आप तो जैन समाज से, और मैं भी कई मामलों में मन से बहुत नजदीक हूं। मैं सिर्फ शाकाहारी होने के नाते नहीं, मैं उसी तरह का व्यक्ति हूं जो आपके समाज में ज्यादा होते होंगे। अगर मैं बैठा हूं और कोई मच्छर वहां उड़ रहा है या चींटी गिर गई है, तो मैं उसको उठा के बाहर छोड़ के आता हूं कि मर ना जाए, वो मेरी वजह से ना मरे कम से कम। तो मेरा स्वभाव वैसा है। और मतलब मुझ पर हंसते भी हैं कई लोग, हमारे परिवारों में इस बात पे हंसते हैं, पर उनके हंसने से मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अगर मैं अपने किसी विचार पर पक्का हूं तो हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक एक प्राणी के प्रति लिबरल हो, एम्पैथेटिक हो,
और मैंने पाया कि इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। हमने अपने घर में एक पेट पाला कुछ समय पहले, अभी उसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई, और मैंने पाया कि एक पेट के होने मात्र से घर के सब लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए। उसके प्रति नहीं, सबके प्रति हो गए। उसको दर्द होता है तो हमें सबका दर्द समझ में आने लगा। इतना फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आपने उसकी इंपैथी के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की या नहीं की। और तीसरी बात, क्योंकि समय पूरा हो गया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नंबर 3 पर एक ही चीज आती है कि आपका बच्चा स्मार्ट हो, दुनिया को हैंडल कर सकता हो। एकदम रिसेंट एग्जाम्पल 4 दिन पहले का है, आखिरी एग्जाम्पल के बाद खत्म करता हूं। एक बच्ची है जिससे मेरा दिल जीत लिया 3 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की 10वीं क्लास की बोर्ड की टॉपर है। उसका नाम है प्राची निगम शायद। उस बच्ची का जो गेटअप है थोड़ा सा अलग है। उसकी थोड़ी सी मूंछ है, हल्की सी दाढ़ी है, जो कि बहुत रेयर बात नहीं है। लड़के और लड़की में उतने अंतर नहीं होते जितने हम सोचते हैं। आजकल हम जब स्टडीज करते हैं जेंडर में, इस बात को समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में भी महिलाओं में भी, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ा कम है। और यदि किसी महिला में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर बाल आ जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी करवा लो तो ठीक हो जाता है, इतनी सी बात है। अब उस बच्ची को पढ़ने में बहुत मन लगता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर होना मजाक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड होता है। उसकी टॉपर है वो, और उसे चेहरे पर थोड़े से बाल है। जब उसने टॉप किया, उसके इंटरव्यूज आए, और हमारे बदतमीज समाज ने, हमारे गंदे समाज ने उस बच्ची की मेहनत की तारीफ जितनी की, उससे ज्यादा उसके लुक्स को ट्रोल किया, गंदे गंदे कमेंट किए। और सोच के देखिए, 10वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 15 साल होगी, जो पढ़ने में इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट रैंक लेके आ रहा पूरे स्टेट में, उसकी मेहनत पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि उस लड़की के चेहरे पर बाल कैसे, कैसा भद्दा समाज है हमारा। 2 दिन बाद उसका फिर एक इंटरव्यू आया, और उसने इंटरव्यू में क्या कहा, थोड़ी दुखी आवाज में कहा कि इतनी ट्रोलिंग हुई, मुझे, मेरा मन करता है काश मैं टॉप ना करती। ये हमारे समाज के मुंह पे थप्पड़ है, तेज थप्पड़ है, जो लगना भी चाहिए। लेकिन जो मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं वो इसके बाद की। उसके 2 दिन बाद फिर उसका एक इंटरव्यू आया, जो मैंने कल देखा, और उसने कहा कि ट्रोलिंग हुई बहुत, लेकिन मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूं। इसी बहाने फेमस भी हो गई। और रही बात इसकी, तो ये तो जब चाहूंगी ठीक कर लूंगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सोशल मीडिया की एंजाइटी हमारे दौर के सबसे बड़े खतरों में से एक है। बच्चे फोटो डालते हैं, लाइक कम आते हैं, एंजाइटी हो जाती है। और ऐसे में किसी बच्चे को लाखों लोग ट्रोल करें और वो कहे कि खास दिक्कत नहीं हुई, तो समझ लीजिए उसके पेरेंट्स ने बहुत कमाल किया होगा कि उनका बच्चा इतना साहसी है, इतने बड़े पैमाने की ट्रोलिंग झेल सकता है। अपने बच्चों को ऐसा बनाने की जरूरत है, और ये हम सबके साथ होना है। कल कोई ना